स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सॉल्यूशन और कोलाइड्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसका हम दूसरे लेक्चर पे बात करेंगे और इसमें हम बहुत ही बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे। और ये टर्म्स जो है ना एग्ज़ाम के हवाले से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा गया है और कुछ इस लेक्चर से रीजनिंग भी आ चुके हैं। तो पहला टर्म है डिसोल्यूशन। देखिए डिसोल्यूशन क्या है? एक ऐसा अमल जिसमें कोई भी सोल्यूट लिक्विड में डिज़ोल्व किया जाता है, तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? डिसोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग ऑफ अ सोल्यूट इन अ लिक्विड इज कॉल्ड डिसोल्यूशन प्रोसेस। अच्छा, डिसोल्यूशन प्रोसेस में ये होता है कि हम अक्सर एक सोल्यूट को हम किसी सुइटेबल सॉल्वेंट, यानी सोल्यूट और सुइटेबल सॉल्वेंट का मतलब ये बनता है कि पोलर एंड पोलर, लाइक पोलर सोल्यूट एंड पोलर सॉल्वेंट, या नॉन पोलर सोल्यूट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इसलिए ये सुइटेबल का लफ्ज़ यहाँ इसलिए इस्तेमाल किया गया है। जब हम किसी सुइटेबल सोल्यूट को हम डिज़ोल्व करते हैं किसी सुइटेबल सॉल्वेंट में, लाइक डिसोल्व का जो प्रिंसिपल है इसके मुताबिक जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो नतीजे के तौर पर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन, मिसाल के तौर पर हम NaCl को पानी में डिज़ोल्व करते हैं, क्योंकि NaCl भी एक पोलर सब्सटेंस है और पानी क्या है, वो भी एक पोलर सब्सटेंस है। तो इसी तरह से नतीजे के तौर पर क्या होता है? सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होता है। और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है ना, तो इस हवाले से 3 इम्पोर्टेंट इंटरेक्शन अकर्स होते हैं। तो सबसे पहले जो इंटरेक्शन होता है सोल्यूट का सोल्यूट के बीच में, जाहिर सी बात है हम कोई भी सोल्यूट लाते हैं तो इसके आपस में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है, और फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होता है, और फिर उसके बाद सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होता है। तो अब डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए या सॉल्यूशन की जो फॉर्मेशन है उसके लिए सोल्यूट का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सोल्यूट का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन या बराबर हो या ग्रेटर हो एज कंपेयर टू सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन और एज कंपेयर टू सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, तो नतीजे के तौर पर क्या होगा? सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है सॉल्यूशन बनाने के लिए सोल्यूट को आपस में टूटना पड़ता है और सॉल्वेंट को भी आपस में टूटना पड़ता है, और ऐसे में सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो इसलिए अगर इंटरेक्शन सोल्यूट सॉल्वेंट की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सोल्यूट सोल्यूट या सोल्यूट सॉल्वेंट, तो नतीजे के तौर पर सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होगा। तो जैसे कि मैंने लिखा, अ सॉल्यूशन फॉर्म व्हेन अ इंटरेक्शन बिटवीन अ सोल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर इक्वल टू या और आर ग्रेटर देन द इंटरेक्शन बिटवीन द सोल्यूट सोल्यूट एंड सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट जो है हमारा जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो डिसोल्यूशन का जो अमल है, ये जो है ना रेट ऑफ जो डिसोल्यूशन है ये कई फैक्टर्स पर जो है ना डिपेंड करती है। देयर आर सम फैक्टर विच अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ द डिसोल्यूशन। लाइक जो पहला फैक्टर है इसमें से ये पार्टिकल साइज है। अगर सोल्यूट का पार्टिकल साइज ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली जो डिसोल्यूशन होगी, जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगा वो हमेशा कम होगा। तो इसलिए मैंने लिखा डिसोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी पार्टिकल साइज। अगर सोल्यूट के पार्टिकल साइज ज़्यादा होंगे तो डिसोल्यूशन कम होगा, अगर पार्टिकल साइज छोटे होंगे तो डिसोल्यूशन ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम नमक को पानी में डिज़ोल्व करते हैं और इसी तरह से हम शुगर को पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो शुगर के पार्टिकल नमक के मुकाबले में ज़्यादा बड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली शुगर का डिसोल्यूशन पानी में कम होगा और नमक का डिसोल्यूशन जो होगा पानी में ज़्यादा होगा, यानी फास्ट होगा। ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी जो है ना डिसोल्यूशन रेट ऑफ डिसोल्यूशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिसोल्यूशन बढ़ेगी,
अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो डिसोल्यूशन क्या होगा, कम होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम गर्म पानी में किसी सोल्यूट को डिज़ोल्व करें और ठंडा पानी में करेंगे तो डेफिनेटली गर्म पानी में डिसोल्यूशन ज़्यादा होगा। इसके बाद सोल्यूशन ऑफ अ कंसंट्रेशन, थर्ड पॉइंट है, वो है कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन अगर ज़्यादा होगा तो डिसोल्यूशन कम होगा, अगर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कम होगा तो डिसोल्यूशन ज़्यादा होगा डेफिनेटली, क्योंकि कंसंट्रेशन के बढ़ने से डेफिनेटली सॉल्वेंट की मकदार कम हो जाती है तो डिसोल्यूशन क्या होती है, कम होती है। इसके बाद है स्टेयरिंग। स्टेयरिंग का मतलब हल करना। अगर हम किसी सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में स्टेयर करते हुए ढालेंगे तो नतीजे के तौर पर डिसोल्यूशन का रेट फास्ट होगा। अगर हम बगैर स्टेयरिंग के डालेंगे तो डिसोल्यूशन क्या होगा, स्लो होगा। तो जितना हम हिलाते जाएंगे और सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते जाएंगे तो ऐसे में डिसोल्यूशन यानी रेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या होगा, फास्ट होगा। इसके बाद एक और टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, इसका नाम है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन क्या है, देखें, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा अमल जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करते हैं, सराउंड करते हैं सोल्यूट के आयन या मॉलिक्यूल के साथ, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज दी सॉल्वेशन कहते हैं। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो दैट विल बी नोन एज द हाइड्रेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्वेशन क्या है, एक ऐसा अमल जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करे, सराउंड करे जो है ना सोल्यूट के मॉलिक्यूल आयन को, तो दैट इज नोन एज द सॉल्वेशन। अगर सॉल्वेंट पानी को लिया गया है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द हाइड्रेशन। मिसाल के तौर पर देखिए, यहाँ पर स्लाइड में दिखाया गया है कि ये जो हमारे पास NaCl है, ये एक आयनिक कंपाउंड है और इसको हमने पानी में डिज़ोल्व किया तो पता लगा कि यहाँ पर NaCl सबसे पहले सोल्यूट ब्रेक हो जाएगा और NaCl जो है ना ब्रेक होने के बाद पॉजिटिव चार्ज ये देखिए अलग हो गया और Cl माइनस अलग हुआ। तो वाटर का जो हमारे पास नेगेटिव जो पोल है, ऑक्सीजन वाला पार्ट इसकी तरफ आ गया, और जबकि क्लोराइड के साथ देखें वाटर के जो हाइड्रोजन के जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इनकी तरफ बेंड हो गए। तो नतीजे के तौर पर वाटर के जो है ना ऑक्सीजन वाला पार्ट ने इसकी एन आइन जो इसके केट आइन को सराउंड किया, और जबकि वाटर का जो केट आइन वाला पार्ट है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है, जो हाइड्रोजन वाला पार्ट, इसने क्लोराइड को सराउंड किया। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, सॉल्वेशन। और अगर यहाँ वाटर यूज हुआ है तो दैट इज नोन एज द हाइड्रेशन कहा जाता है। इसके बाद ये जो सॉल्वेशन का जो अमल है इसका किरदार जो है ना डिसोल्यूशन में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए मैंने लिखा कि ड्यूरिंग द सॉल्वेशन, तो सॉल्वेशन के अमल के अंदर आइदर दी एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, द एनर्जी में भी आर रिलीज भी हो सकता है। क्योंकि सॉल्वेशन के अमल के अंदर पहले क्या होता है, सोल्यूट के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, सॉल्वेंट ब्रेक हो जाते हैं, और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी दरकार होती है, और फिर उसके बाद वो ब्रेक होने के बाद सोल्यूट सॉल्वेंट के साथ मिलता है। तो हमेशा जब सोल्यूट सॉल्वेंट से मिलता है, जब बॉन्ड्स बन जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पैदा होते हैं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द एंडोथर्मिक प्रोसेस, जहाँ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो इसलिए सॉल्वेशन के अमल में एंडो और एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमेशा साइमल्टेनियसली होते हैं। तो इसी तरह से मैंने लिखा इसके दौरान आइदर एनर्जी एब्जॉर्ब और या रिलीज भी हो सकती है, और इस वजह से होती है, इट इज़ ड्यू टू ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। लाइक जाहिर सी बात है, सोल्यूट के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ जुड़ा हुआ है, सॉल्वेंट के साथ, तो ये पहले ब्रेक हो जाएंगे और फिर उसके बाद ये सोल्यूट सॉल्वेंट के साथ क्या करेगा, दोबारा नई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने यहाँ पर दिखाया कि सोल्यूट के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होंगे, सॉल्वेंट के होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक, और थर्ड में क्या होगा, सोल्यूट का सॉल्वेंट के साथ दोबारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पैदा होंगे। तो इसलिए जो सॉल्वेशन का जो अमल है, जो हाइड्रेशन है, इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग दी डिसोल्यूशन।
इसके बाद जो हमारे पास जो सॉल्वेशन का जो प्रोसेस है, जो डिसोल्यूशन है, तो इसमें अक्सर दो स्टेप्स, दो प्रोसेस होते हैं। नॉर्मली एंडोथर्मिक प्रोसेस भी होता है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी होता है। जब भी हम किसी सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ाल्व करते हैं तो लाजमी तौर पर इसमें एंडोथर्मिक प्लस क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और हमें ये बात पता है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है, वो अमल जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब वो अमल जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो अब आप देखिए, सबसे पहले ये होता है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस इसलिए कहा कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं ना, और जो सोल्यूट के पार्टिकल, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो जाते हैं, तो इनके बीच में स्पेस बनता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करने के लिए जाहिर सी बात है एनर्जी दरकार होती है, तो हमें पहले थोड़ी सी हीट देनी पड़ती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होते हैं, सबसे पहले सोल्यूट के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होते हैं, सॉल्वेंट के ब्रेक हो जाते हैं। तो डेफिनेटली ब्रेक होने के बाद जाहिर सी बात है, ब्रेक होने के लिए और इन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, और ताकि इन फोर्सेस को ओवरकम करके ब्रेक करे, तो देयरफॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। तो सबसे पहले सोल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, ओवरकम होती है, तो दैट इसीलिए इसको कहा जाता है एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद जब हम सोल्यूट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और सॉल्वेंट जब ब्रेक हो जाते हैं, तो फिर डेफिनेटली सोल्यूट के जो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो पार्टिकल ब्रेक हुए हैं, तो वो सॉल्वेंट के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। आगे मैं मिसाल से समझाऊंगा आपको। तो जब जाहिर सी बात है केमिस्ट्री के अंदर जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं ना, तो हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होती है और एनर्जी रिलीज होती है। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो डेफिनेटली दिस प्रोसेस नोन एज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो मतलब ये हुआ कि सोल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और सोल्यूट का ब्रेक होने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और सॉल्वेंट का ब्रेक होने का जो अमल है, तो दैट इज नोन एज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसी तरह से ये दो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये डायग्राम मैंने आपको दोबारा दिखाया। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि NaCl है, ये केटाइन है, ये एनाइन है, ये NaCl प्लस, ये Na प्लस, और ये Cl माइनस है। अब आप देखिए ये वाटर के मॉलिक्यूल है, तो सबसे पहले NaCl को तोड़ेंगे, और फिर वाटर का मॉलिक्यूल भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपस में ब्रेक हो जाएंगे, और फिर देखें वाटर के मॉलिक्यूल ने इसको सराउंड किया। तो पहला अमल जो टूटने का अमल है, दैट इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। बाद में वाटर के पॉजिटिव टर्मिनल का एनाइन के साथ, नेगेटिव टर्मिनल का केटाइन के साथ इंटरेक्ट करना करीब आ गया, तो दैट इज नोन एज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। तो इसकी मजीद जो डिटेल है वो है हीट ऑफ सॉल्यूशन में, आप इसको मजीद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? डेफिनेटली जो हम डिसोल्यूशन करते हैं ना, तो उसी दौरान सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है। जब सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है तो डेफिनेटली वहाँ पर या तो हीट एब्जॉर्ब होती है, और या तो हीट क्या होती है, ओवरऑल हीट रिलीज होती है। तो अब अगर ओवरऑल हीट एब्जॉर्ब हो रही है या ओवरऑल हीट रिलीज हो रही है, तो दैट इज नोन एज द हीट ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है। तो ये भी डिसोल्यूशन के साथ ये अमल भी जुड़ा हुआ है। तो हीट ऑफ सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए, वो हीट जो या तो एब्जॉर्ब हो, या तो रिलीज हो, या तो कम हो या तो ज़्यादा हो, व्हेन अ सोल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। जब सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो उसी दौरान जितनी भी हीट या तो रिलीज होगी, हीट अप हो जाएगा सोल्यूशन, या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, या हमें उसको हीट देना पड़ेगा। तो उस हीट का नाम क्या है? हीट ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है। और हीट ऑफ सॉल्यूशन को हम डेल्टा HS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हीट ऑफ सॉल्यूशन के ज़रिए से हम ये तायुन कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशन का नेचर है, रिएक्शन का नेचर है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो इसका ये जो थ्योरेटिकल डिफिनीशन ये है। अगर हम इसका मैथमेटिकल डिफिनीशन बनाए तो हीट ऑफ सॉल्यूशन हमेशा बराबर होगा चेंज ऑफ लेटेस्ट एनर्जी और प्लस क्या होगा, चेंज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, हीट ऑफ सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होगी।
तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इसमें हम लोग माइनस का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि माइनस हो जाता है क्योंकि हमारे पास लेटिस एनर्जी माइनस क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी होती है। इसको हम करेक्ट करेंगे। अब आप देखें इसमें, अब मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि हीट ऑफ सोल्यूशन आपको समझ आ गया कि हीट ऑफ सोल्यूशन क्या चीज़ है। अब देखो हीट ऑफ सोल्यूशन का मैथमेटिकल डिफिनीशन भी मैंने आपको समझा दिया। आप दोबारा सुने कि डेल्टा एच सोल्यूशन, हीट ऑफ सोल्यूशन, हमारे पास लेटिस एनर्जी माइनस क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी होगा। अब लेटिस एनर्जी क्या है, देखें किसी भी सोल्यूट पार्टिकल को तोड़ने के लिए, मिसाल NaCl है, उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी दरकार होगी तो दैट इज नोन एज द लेटिस एनर्जी ऑफ अ सोल्यूट। और फिर उसके बाद जब वो NaCl टूटेगा तो डेफिनेटली वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे इसको सराउंड करेंगे, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया इस तरह से ये सराउंड करेंगे, तो डेफिनेटली इसको हम क्या कहते हैं। अब इसी सराउंडिंग की वजह से देखें, ये जब सराउंड करेंगे ना इसको, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो उस एनर्जी का नाम क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा, इसको अच्छी तरह से समझना है, वो इस तरह से देखें, लेटिस एनर्जी का मतलब सोल्यूट के पार्टिकल को तोड़ने के लिए जो तवन्नाई दरकार होती है दैट इज नोन एज द लेटिस एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, देखें कि जब हम सोल्यूट को तोड़ देंगे, केटाइन एनाइन बनाएंगे, फिर वाटर के मॉलिक्यूल या कोई और सॉल्वेंट इसको सराउंड करेगा, तो उसके नतीजे में जो एनर्जी जो है ना रिलीज होगी, तो दैट इज नोन एज द हाइड्रेशन एनर्जी कहा जाता है। जैसे कि लिखा गया, द एनर्जी रिलीज व्हेन अ सोल्यूट पार्टिकल्स बाइंड टू अ वाटर मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखें, ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से ये बता सकते हैं कि ये सोल्यूशन के अंदर जो साल्ट है उसका नेचर एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। देखो यहाँ से आप इस फार्मूले में देखें, अगर लेटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी तो आगे वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो रिएक्शन का नेचर क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। हीट ऑफ सोल्यूशन पॉजिटिव होगा तो एंडोथर्मिक होगा। अगर लेटिस एनर्जी कम है और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा पैदा हो रही है तो आगे माइनस वैल्यू होगा, और जब माइनस वैल्यू होगा तो रिएक्शन का नेचर क्या होगा, जो है ना एक्सोथर्मिक होगा। जैसे कि मैंने लिखा, इफ द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ सोल्यूशन इज ए पॉजिटिव देन द नेचर ऑफ सोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। जैसे कि देखो NaCl है, अब NaCl का जाहिर सी बात है लेटिस एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी से, माइनस करके मैंने देखा तो क्या निकला, प्लस 2.98 किलो जूल पर मोल। देखें तो इसी वजह से ये कौन सा है, ये बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह से देखें यहाँ पर लिथियम क्लोराइड देखें, इसका देखें -37 किलो जूल पर मोल है। ये क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है ना हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी हमारे पास ज़्यादा है और लेटिस एनर्जी इसका कम है। तो अभी हमें पता चला कि हीट ऑफ सोल्यूशन NaCl का पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक है, क्योंकि लेटिस एनर्जी ज़्यादा है, हाइड्रेशन कम है। और लिथियम क्लोराइड नेगेटिव है क्योंकि लेटिस हमारे पास कम है, हाइड्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ, हीट ऑफ सोल्यूशन से आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि रिएक्शन का नेचर एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। इसके बाद हीट ऑफ जो सोल्यूशन है, हम अपने डेली लाइफ में भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा अक्सर आपको पता होगा, ये इंस्टेंट हॉट एंड कोल्ड पैक्ड, गर्म पट्टी और ठंडे पट्टी के नाम से आप जानते हैं कि गर्म पट्टी हम लोग अक्सर जब हाइकिंग में जाते हैं और स्कीयर करते हैं हम लोग, तो ऐसे में हम लोग गर्म पट्टी लगाते हैं। और ठंडा पट्टी हम कहाँ लगाते हैं, जब हमारे गर्मियों के सीज़न होता है जहाँ पर कोई इंजरीज होते हैं, बॉडी के अंदर कोई स्वेलअप हो जाता है, कोई दाना निकले, तो हम वहाँ पर ठंडा पट्टी लगाते हैं। बेसिकली ये जो गर्म और ठंडा पट्टी है ना, इसके अंदर बेसिकली साल्ट होते हैं। अब गर्म पट्टी के अंदर एंडोथर्मिक वाली साल्ट, एंडोथर्मिक रिएक्शन वाली साल्ट होती है इसके अंदर, लाइक अगर देखें मैंने यहाँ पर आपको मैंने दिखाया, ये जो अमोनियम नाइट्रेट है, इसको मैंने कहा ना कोल्ड पैक्ड है, ये इसको ठंडा पट्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये रिएक्शन का नेचर एंडोथर्मिक है और इसके साथ वाटर होता है। तो डेफिनेटली ये पट्टी जब हम बांधते हैं ना, तो ये कहीं ज़ख़म वगैरह होता है तो उसमें ये साल्ट एकदम से ब्रेक होती है और वाटर जितने भी ज़ख़म के अंदर है उसको एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड का जो हीट ऑफ सोल्यूशन है ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव में होता है।
इसी तरह हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट हमारे पास ये हार्ड पैक के तौर पर इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसमें ड्यूरिंग ये वाटर के साथ इसको मिलाया जाता है और इसी तरह से इसको हम लोग जो है ना हाइकिंग के लिए हाइकर्स इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ताकि मसल जो पुल होते हैं ना इसको रिलैक्स कर देती है, ये गर्म कर देती है। तो इसी तरह से ये गर्म पट्टी और ठंडा जो पट्टी है ये बेसिकली हमारे पास हीट ऑफ सोल्यूशन का एक बेहतरीन एग्जांपल है। तो मैंने आपके नोट्स बनाने के लिए इस तरह लिखा कि कोल्ड पैक्स आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंजर्स एंड रिडक्शन ऑफ द, ये जो ठंडे पट्टी की बात हो रही, हॉट पैक्स आर यूज फॉर द इंस्टेंट वार्म फॉर द हाइकर्स एंड द स्केर्स and treatment of the pulled muscle. These pegs are based on the heat of the solution, or these pegs contain two separate compartments. One contain water and other contain salt. For instance, देखो ammonium nitrate for a cold pegs and magnesium sulfate for a hot pegs. When required, these pegs are the kneaded, इसको मिलाते हैं. The wall between the compartments break, allowing the salt to mix either the water, heat absorb in the cool packs and release the hot pack. ठीक है ना, तो ये जो कूल पैक होती है इसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन वाले होती है साल्ट, और जो है ना हमारे हॉट पैक में हीट हमेशा रिलीज होती है, क्योंकि वो जो साल्ट होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। इसी तरह से एग्जाम के हवाले से ये क्वेश्चन भी अक्सर पेपर्स में पूछा गया है।